A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidapur, Banarganj. Today we are going to once again start chapter number 5, Principles of Inheritance and Variations. Students, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस भेजे थे उसमें मैंने कई टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं था कि आप लोग उन चीज़ों को कितना समझे हैं कितना नहीं। और क्योंकि कोई बोर्ड नहीं है इसलिए मैंने कॉपी को ही एज अ बोर्ड की तरह यूज़ करके वापस से पहले जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे फिर से स्टार्ट किया है। तो उस दिन हम लोगों ने जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हम लोग ने देखा था कि क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक एलिफेंट का बेबी बिल्कुल एलिफेंट के जैसा ही क्यों दिखता है, या फिर एलिफेंट जो है वो एलिफेंट बेबी को ही क्यों बर्थ देते हैं, कैट जो है वो किटन्स को ही क्यों बर्थ देते हैं, या ह्यूमन सिर्फ ह्यूमन बेबीज़ को ही बर्थ क्यों देते, किसी और एनिमल्स को नहीं। तो इसका सिंपली हम लोगों ने ये आंसर पढ़ा था कि इसका जो रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ है, फैक्टर है, वो है इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इसके अलावा ये था कि जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स होते हैं यानी माता पिता और उनके बच्चे, वो हमेशा एक जैसे क्यों नहीं होते। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि 100% हमारा जो फेस है कुछ एक्सेप्शंस की बात छोड़ दिया जाए तो कई बार लोग बिल्कुल अपने मॉम डैड से आइडेंटिकल भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। दिस एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी आपने क्या कैरेक्टर किससे इनहेरिट किया है ये जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। किसका जीन आया, मम्मी का जीन आ गया, पापा का जीन आ गया, ठीक है। या फिर हमारे जो चेहरे हैं वो कई बार भाई बहन के बिल्कुल नहीं मिलते, कई बार एकदम बिल्कुल 100% मैच होते हैं। तो इन सब का भी रीजंस क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या चीज़ है और हम लोग इसको कैसे स्टडी करेंगे। तो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैरेक्टर्स इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। यानी जो भी चीज़ें, जो भी कैरेक्टर्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। अब यही चीज़ अगर देखा जाए तो जेनेटिक डिजीज भी हम इनहेरिट करते हैं, प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करते हैं, कैरेक्टर्स यानी कि हम लोग कैसे दिखते हैं, हमारे अंदर हमारी आँखों का कलर, हमारे स्किन का कलर, हमारे हेयर का कलर, हेयर का स्टाइल, मतलब जो बनाते हैं आर्टिफिशियली वो नहीं, जैसे कि स्ट्रेट है, कर्ली है, ये सब हेयर के। और फिर अलग अलग चीज़ें हैं जैसे बॉडी की हाइट बड़ी है, छोटी है, मीडियम है, ये सब जो चीज़ें हैं जो भी हमारे अंदर आती हैं ये हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है। वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस और वेरिएशंस बिटवीन प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स। यानी प्रोजेनी क्या होती है, ऑफस्प्रिंग, यानी जिसे हम बच्चा कहते हैं, वो अपने पेरेंट्स से कितना डिफरेंट है, कितना वेरिएबल है, इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन, ठीक है। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच दीज थिंग्स आर स्टडी। अब उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। उससे पहले कुछ और चीज़ें भी थे कि हमारे यहाँ जो हमारे एंसेस्टर्स थे टिल 8000 टू 1000 BC तक ही उन्हें ये पता चल गया था कि वेरिएशन का जो रीज़न है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हम लोगों ने देखा था उनके जो डॉटर सेल्स होते हैं, उनके जो प्रोजेनी होती है वो 100% आइडेंटिकल होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो कि उनके ऑफस्प्रिंग्स को पेरेंट्स से अलग बनाती थी। और इसी का यूज़ करके उन्होंने प्लांट्स के साथ एनिमल्स की अलग अलग वेराइटीज़ भी क्रिएट की। अब एग्जैक्टली उनको भी ये नहीं पता थी कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि हम अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं, वो जीन नहीं जानते थे। तो यहाँ पे मेंडल एक पर्सन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर और ये एक मॉन्क थे, चर्च के स्कूल में ये पढ़ाते थे। और उसी चर्च के बाहर एक गार्डन था जहाँ पे कई तरह की वेजिटेबल्स और प्लांट्स और भी ग्रो करते थे। उनमें से इनका ध्यान गया गार्डन पी पे। तो गार्डन पी का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, पाइसम सटाइवम।
दो तरह के पी होते हैं, एक गार्डन पी होता है, एक स्वीट पी होता है। तो स्वीट पी का जो बॉटेनिकल नेम है वो है लेथाइरस ओडेटस, लेकिन हमें उसको नहीं देखना है। अगर 1 मार्क क्वेश्चन में ये आया कि विच वॉज द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो हमेशा आंसर क्या लिखेंगे, या तो पाइसन सेटाइवम लिखेंगे अगर बॉटेनिकल नेम पूछा है, और नहीं तो सिंपल गार्डन पी लिख देंगे, ठीक है। मेंडल ऑब्जर्व दैट पी प्लांट्स वर आइदर टॉल और डॉफ, देयर वाज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ये मैंने पूरा समझाया भी था कि जब मेंडल जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद यानी जब भी वो टॉल और डॉफ वैरायटी के पी प्लांट को क्रॉस करा रहे थे, F1 जनरेशन में हमेशा सारे प्लांट्स कैसे हो रहे थे, सबके सब टॉल आ रहे थे, और F2 जनरेशन में कैसे हो रहे थे, 3 टॉल होते थे, एक डॉर्फ होता था। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, और रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को F2 जनरेशन में जाके एक्सप्रेस कर पाता है। He started series of experiments for 7 years, 1856 to 1863, and gave 3 laws of inheritance। यानी कि उसके बाद मेंडल ने 7 साल तक लगातार काम किया पी के ऊपर, 1856 से लेके 1863 तक, और इसी स्टडी के बेसिस पे उन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जिसको हम लोग आज तक स्टडी करते हैं। कुछ वेरिएशन भी मिले, इसीलिए आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल के वर्क को उस समय के साइंटिस्ट से क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। पब्लिश हिज लोकल वर्क इन ए लोकल मैगजीन इन 1865। अब मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स है वो एक छोटे से मैगजीन में पब्लिश किए, लेकिन इतना रिकॉग्निशन उनके वर्क को नहीं मिला। उनके डेथ के कई सालों बाद उनके वर्क को रीडिस्कवर किया गया। In the year 1900, Mendel work was rediscovered by 3 scientists, Hugo de Vries, Carl Coren and Emil von Fischermatt। ये तीनों साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स थे उनको स्टडी किया और उनके वर्क को रिडिस्कवर किया, और उसके बाद मेंडल वॉज रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड वाइड जो उनको रिकॉग्निशन पहले मिलनी चाहिए थी वो उनके डेथ के कई सालों बाद उनको मिली। Why pea plant was used for experiment? अब सबसे पहला सवाल तो यही मन में आएगा कि पी प्लांट ही क्यों यूज किया मेंडल ने। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एकदम विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको मिलेंगे जो आपको दिखेंगे, जैसे कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आफ्टर मेटिंग ऑफ 2 पी प्लांट्स ड्यू टू विच दे आर यूज्ड टू बी लार्ज सैम्पलिंग साइज, यानी कि पी प्लांट को जब वो क्रॉस कराते थे, मेटिंग कराते थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स बनते थे, जिससे कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जितना ज़्यादा आपके पास सैंपल साइज होगा उतना ही आपका रिजल्ट जो है वो आप एक्यूरेट और बढ़िया प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मेंडल का भी सैम्पलिंग साइज इतना बड़ा था कि उसकी वजह से मेंडल के जो रिजल्ट्स आते थे वो बहुत ही एक्यूरेट होते थे। एनुअल प्लांट, यानी कि पी का जो प्लांट है वो एनुअल होता है, एक सीजन में ही ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, फिर खत्म। एक हम लोग और चीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि स्टडी करने में इजी ये रहा कि पी प्लांट जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, यानी कि जल्दी जल्दी वो अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। वाई वॉज मेंडल सो सक्सेसफुल, ये क्वेश्चन दूसरा दिमाग में आएगा कि मेंडल को इतनी सक्सेस कैसे मिली। लार्ज सैम्पलिंग साइज, यूज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल, केप्ट मेटिकुलस रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स। तो हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि मेंडल वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज किया। तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला जहाँ पे यूज हो, स्टैटिस्टिक्स जो डाटा को अरेंज करने के लिए जो यूज किया गया, उसकी वजह से इनके जो प्रिडिक्शन थे वो बहुत ही सही बने। मतलब प्रिडिक्शन मतलब उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की, उन्होंने अपने रिजल्ट्स के बेस पे ये चीजें लॉस दी। सैम्पलिंग साइज बहुत ज्यादा था उनके पास, और हर चीज का वो रिकॉर्ड रखते, यानी कोई भी वो क्रॉस कराते थे किसी भी कैरेक्टर्स को लेके। अभी हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ेंगे, उसके बाद 2 जीन भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड रखा। वाई डिड हिज वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड इनिशियली, यानी शुरुआत में मेंडल का काम क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड इन दोज टाइम्स, उस समय
आज की तरह इंटरनेट तो था नहीं कि अगर आपके वर्क को एक जगह पे वैल्यू नहीं किया गया तो आप उसको दूसरी जगह भेज दो। तो ये सब पुअर एबिलिटी की वजह से उनका वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। हिज आइडिया ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजी वॉज नॉट वेल एक्सेप्टेड, यानी उस समय के साइंटिस्ट ने इस आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया कि मैथमेटिक्स के बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स का कोई भी काम नहीं है। ही कुड नॉट गिव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जैसे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि ये तो पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज है जो पास ऑन हो रही है मदर फादर से बच्चे के अंदर, लेकिन वो क्या चीज थी वो फिजिकल प्रूफ मेंडल नहीं दे पाए। यानी जीन जो वर्ड था वो तो उस समय तक डिस्कवर हुआ नहीं था। मेंडल ने जीन को ही फैक्टर कहा था, लेकिन वो फिजिकली ये प्रूफ नहीं कर पाए कि हाँ फैक्टर ही वो चीज है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स की स्टडी कर लेते हैं जो कि जेनेटिक्स में भी आगे काम आएंगे। 2 चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है, 3 चैप्टर एक्चुअली में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस एक हेट्रोलोगस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स इज मेड अप फ्रॉम पीसेस ऑफ डीएनए, यानी क्रोमोसोम क्या होते हैं डीएनए से बने हुए होते हैं, उसके पीसेस से। अब होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे पता चलेगा कि क्या होते हैं। सपोज इन मदर्स क्रोमोसोम द जीन विच डिसाइड्स आईज कलर, so the father's chromosome will also contain the same gene at same position for eye color। यानी यहाँ पे 2 क्रोमोसोम दिख रहा होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 10 है। हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ये डिप्लॉयड स्टेट में होते हैं, यानी कि 23 पेयर पापा से, 23 पेयर मम्मी से। ठीक है, तो 46 नंबर हो गए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिप्लॉयड स्टेट में ये क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक मेल का है एक फीमेल का, यानी एक पापा से है और एक मम्मी से। तो सपोज करते हैं कि 23 में से ये 10th नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये 10th ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कई हर पोजीशन पे जीन्स सिचुएटेड होंगे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो जीन है ये पोजीशन पे जहां पे ये पर्पल कलर का ये जो ब्रैकेट बना है या बॉक्स बना है ये आई कलर को कोड करेगा। ठीक है, तो फीमेल में जिस पोजीशन पे ये जीन आई कलर वाला प्रेजेंट होगा, मेल के अंदर भी उसी सेम पोजीशन पे आई कलर का जीन प्रेजेंट होगा। इसी को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से ऐसे ही ऊपर कितने हो गए 9 हो गए और नीचे 23 तक क्रोमोसोम होंगे। तो ये 10th नंबर का क्रोमोसोम है। ठीक है, और एक तरफ मेल के एक तरफ फीमेल के क्रोमोसोम अरेंज होंगे। तो फीमेल का ये मेल और फीमेल का 10th नंबर का क्रोमोसोम है। तो जिस जगह पे जिस पोजीशन पे मदर के अंदर आई कलर के कोड का जीन होगा उसी सेम पोजीशन पे फादर का भी वही जीन प्रेजेंट होगा। इसी को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन होमोलोगस क्रोमोसोम एट वन पोजीशन सेम कैरेक्टर जीन विल बी प्रेजेंट, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, एक पोजीशन पे सेम कैरेक्टर को कोड करने वाले जीन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब जीन क्या होते हैं, जीन आर पीसेस ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स कंप्लीट आरएनए। जीन डीएनए का वो पीस है जो कि कंप्लीट आरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, अब ये जीन रहा, आरएनए बन गया। सपोज करते हैं ये अगर एमआरएनए है तो इससे आगे चल के क्या बनेगा, प्रोटीन। और जो प्रोटीन बनेगा उसी हिसाब से कैरेक्टर जो है वो बनेंगे। यानी कि आई कलर के लिए कोई प्रोटीन बनेगा, कोई हेयर कलर के लिए होगा, कोई स्किन कलर के लिए कोई प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो प्रोटीन ही जो डिसाइड करते हैं कि किस तरह का जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट किया है बेबी ने। ठीक है, अब कैरेक्टर और ट्रेट्स क्या होते हैं। कैरेक्टर जैसे कि सपोज कर लेते हैं आई कलर एक कैरेक्टर है ह्यूमंस के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर। तो ट्रेट क्या हो सकते हैं, आईज जो है वो ब्लैक कलर की भी हो सकती है,
ब्लू कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ग्रे कलर की भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। इंसान लंबा भी हो सकता है, नाटा भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट्स में तो यही होता है, लंबे या नाटे। पी प्लांट में ये चीज मेंडल ने देखा, और ह्यूमंस में ये चीज नहीं होती है। ह्यूमंस में अगर कोई एक पार्टनर लंबा है, कोई एक पार्टनर छोटा है, तो बच्चे जो है इन बिटवीन हाइट के भी हो सकते हैं, या तो वो आइदर ऑफ द पेरेंट्स से रिजेंबल कर सकते हैं, ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स से एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं कि सपोज करते हैं कि ये क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये उसके ऊपर जीन है। अब जीन यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे ऊपर ऐसे हर तरह का जीन होगा, जैसे हाइट का जीन होगा, फ्लावर के कलर का जीन होगा, फ्लावर के पोजीशन का जीन होगा, ये पी प्लांट के लिए हम लोग देख रहे हैं, या फिर पॉड के शेप के लिए, पॉड के कलर के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ने हाइट का जीन लिया है, तो हम लोग को ये पता है कि जो कैपिटल टी ले लेते हैं इस जीन को, यानी हाइट का जो जीन है वो कैपिटल टी है। तो मेल के पास भी कैपिटल टी है और फीमेल के पास भी कैपिटल टी है। ये मेल पी प्लांट है, ये फीमेल पी प्लांट है, ठीक है। फ्लावर से ही वो होता है, ये हम लोग को क्लियर हो चुका ऑलरेडी। अब ये इतना चीज डिटेल नहीं बताऊंगी मैं। तो ये जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी का जो ये जीन है, ये नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा तो इससे हाइट कैसी होगी, लंबी होगी, ठीक है। दोनों ही जीन जो है वो कैपिटल टी है, तो दोनों ही क्या है, नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे, और दोनों की ही वजह से हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। In pea plant at homologous chromosomes, gene of height will be present, which will form protein, which will be responsible for tall height। यानी पी प्लांट के अंदर दोनों ही कैपिटल टी की वजह से, कैपिटल टी जो है वो नॉर्मल जीन है, तो नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, हाइट क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अब सपोज करते हैं कि एक प्लांट वेराइटी के पास एक क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है वो तो यहाँ पे तो कैपिटल टी है, यानी सपोज कर लेते हैं ये साइड मेल का है तो ये साइड फीमेल का है, तो मेल का जो प्रोटीन है वो कैपिटल टी ही है, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या बनाएगा, नॉर्मल प्रोटीन, जिसकी वजह से हाइट जो है वो टॉल है। लेकिन जो फीमेल के पास जो जीन है वो किसी वजह से फॉल्टी जीन हो गई, यानी कि हम लोग को पता है कि जैसे जीन्स के ऊपर अगर किसी भी रीजंस की वजह से उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, यानी कुछ सडन चेंजेस आ जाते हैं, और ये सडन चेंजेस का जो रीजन है वो यूवी रेज और जो गामा रेज, एक्स रेज, या फिर कोई कार्सिनोजन, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। तो ये जो जीन है ये ऑल्टर हो गई है, तो फॉल्टी जीन हो गई है। तो फॉल्टी जीन कैसा प्रोटीन बनाएगी, फॉल्टी प्रोटीन बनाएगी, तो इसकी वजह से हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, लंबी नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फॉल्टी जीन वाला ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी वाला जीन जो है वो प्रेजेंट है, और ये मामले को क्या कर लेगा, संभाल लेगा, क्योंकि ये है डोमिनेंट। जहां भी कैपिटल प्रेजेंट होगा वो कहा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो इस कैपिटल टी की वजह से इस प्लांट वेराइटी का भी जो प्लांट होंगे वो सब के सब टॉल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, अभी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझेंगे, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी होने के बावजूद भी यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, प्लांट्स की टॉल। अब सपोज करते हैं कि एक नेक्स्ट प्लांट वेराइटी है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के पास ही फॉल्टी जीन है, तो दोनों के फॉल्टी जीन क्या बनाएंगे, फॉल्टी प्रोटीन, जिसकी वजह से प्लांट की जो हाइट होगी वो छोटी रह जाएगी, ठीक है। अलील क्या होते हैं, उस दिन भी बताया था, स्लाइटली वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ ए जीन। किसी एक जीन के स्लाइटली वेरिएबल फॉर्म क्या होते हैं, अलील होते हैं। जैसे कि ये दोनों क्या है, ये नहीं, ये दोनों क्या है, अलील्स है। एक लॉन्ग हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक शॉर्ट हाइट के। तो कैरेक्टर क्या है, हाइट ही है। ये क्या है, वेरिएबल फॉर्म है। जो एक्सप्रेस कर लिया वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। अब कोड फॉर सेम कैरेक्टर एंड फाउंड एट सेम लोकस हैविंग वेरिएबल ट्रेट्स। तो अलील क्या होते हैं, सेम कैरेक्टर को कोड करते हैं, एक ही पोजीशन पे मिलते हैं, यानी अगर इसका हाइट का जीन यहाँ पे है तो ऐसा नहीं कि इसका हाइट का जीन यहाँ पे होगा, इसका भी हाइट का जीन बिल्कुल इसके पोजीशन के समान
जगह पे ही प्रेजेंट होगा, लेकिन ट्रेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। एक डेफिनेशन छूट गया लोकस का। लोकस क्या होता है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, यानी कि जीन जिस भी पोजीशन पे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है उसे लोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइट का जीन है तो ये हाइट के जीन का लोकस हो जाएगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया था। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, आउटर अपीयरेंस, हम बाहर से कैसे दिखते हैं, ये हमारा फिनोटाइप है। अंदर का जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। होमोजाइगस या प्योर लाइन क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ सेम एलील्स। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो तरह का एलील प्रेजेंट है, दो तरह का जेनेटिक मेकअप प्रेजेंट है, एक नॉर्मल है एक फॉल्टी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं। ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, तो इसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस या प्योर लाइन, यानी कि एलील्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल सेम होगा। हेटेरोजाइगस क्या होगा, जेनेटिक मेकअप ऑफ डिफरेंट एलील्स। यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो दोनों एलील्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट होगा। डोमिनेंट क्या होता है, वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। रेसेसिव क्या होता है, वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब गैमीट्स कैसे बनते हैं, टेक अ प्लांट वेराइटी विच इज हेटेरोजाइगस टॉल एंड टेक अनदर वेराइटी ऑफ प्लांट विच इज होमोजाइगस टॉल। यानी दो प्लांट वेराइटी लीजिए, एक जो है वो होमोजाइगस टॉल है और एक क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल। तो होमो मतलब क्या होगा, दोनों एलील्स जो है वो सेम होंगे, और यहाँ पे हेटेरोजाइगस में क्या होगा, एलील्स जो है वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे गैमीट कैसे बनेगा, इससे दो डिफरेंट गैमीट्स बन जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे भी बनेंगे दो, यानी कैपिटल टी कैपिटल टी। तो कैपिटल टी दो बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, अगर दोनों एक ही है तो हम लोग क्या करेंगे, एक टी को ही लिखेंगे। When gametes will be formed, chromosomes will be separated। यानी यहाँ पे गैमीट्स कैसे बने, जब गैमीट बनने का समय ये दोनों गैमीट्स है तो क्या हो गया, क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ गैमीट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, टाइप्स ऑफ गैमीट आर इम्पोर्टेंट। यानी कि कितना गैमीट्स बना, दो बना, एक बना, तीन बना, चार बना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस टाइप का गैमीट बना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये देख लेते हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल ने क्या क्या लिया था। सबसे पहले लिया प्लांट हाइट, टॉल प्लांट हाइट वाले डोमिनेंट होंगे, डॉर्फ वाले रेसेसिव होंगे। प्लांट का फ्लावर अगर एक्सियल पे है तो डोमिनेंट है, टर्मिनल पे है तो रेसेसिव है। फ्लावर का पोजीशन अगर वॉयल, यहाँ पे फ्लावर का कलर होना चाहिए, ठीक है, फ्लावर ये पोजीशन के लिए हो जाएगा, ये फ्लावर के कलर के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये पी प्लांट के फ्लावर का पोजीशन जो एक्सियल होगा वो डोमिनेंट होगा, जो टर्मिनल होगा वो रेसेसिव होगा। इसी तरह फ्लावर का कलर वॉयलेट है तो डोमिनेंट, वाइट यानी कि कलरलेस है तो रेसेसिव। सीड का कलर येलो है तो डोमिनेंट, ग्रीन है तो रेसेसिव। सीड का जो शेप है वो राउंड है तो डोमिनेंट, रिंकल्ड है तो रेसेसिव। पॉट का कलर ग्रीन है तो डोमिनेंट, येलो है तो रेसेसिव। अगर पॉट का शेप फुल है तो डोमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो रेसेसिव है। अब स्टेप्स क्रॉस कैसे बनाना शुरू करते हैं, यानी क्रॉस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, पी के जो दो फ्लावर्स लेंगे। बाय द वे पी के जो फ्लावर्स होते हैं पी प्लांट के वो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो बाइसेक्सुअल में आसानी से क्या हो जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो हमें यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करनी, हमें क्या करना है, एक फीमेल फ्लावर लेना है और एक मेल फ्लावर, और ये मेल फ्लावर हमारे डिजायर्ड होगा, यानी कि उसका पॉलन ग्रेन वो होगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से जो सीड्स होंगे वो फॉर्म होंगे। ठीक है, जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने स्टडी के लिए अपना टारगेट बनाया, ऐसा मेंडल ने किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक दो पी प्लांट वैरायटी के फ्लावर लिए, एक, अब दोनों के अंदर क्या होगा, ओवरी भी होगी और स्टेमन भी होगा। ठीक है, अब एक फ्लावर से वो क्या करेंगे, स्टेमन को रिमूव कर देंगे। तो जिस फ्लावर से स्टेमन को रिमूव कर देंगे तो स्टेमन ही मेल पार्ट है,
तो जिससे रिमूव करेंगे उसके पास सिर्फ क्या बचेगी, ओवरी, तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे, एज ए फीमेल फ्लावर। और जिसके पास स्टेमेन होगा और ओवरी दोनों होगी उसको कैसे कंसिडर करेंगे, एज अ मेल फ्लावर। ठीक है। Pea plants flowers are bisexual, that is have both stamen and ovary. So for mating we have to stop self fertilization. तो सेल्फ बाइसेक्सुअल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रुकने के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टेमेन को क्या करना होगा, वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो मेंडल रिमूव स्टेमेन फ्रॉम वन फ्लावर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमेस्क्युलेशन। यानी जब आप फ्लावर से स्टेमेन को रिमूव करते हैं, स्टेमेन के जो रिमूवल की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, इमेस्क्युलेशन। और अब फ्लावर क्या कहलाएगा, फीमेल फ्लावर। द फ्लावर विथ स्टेमेन विल बी मेल फ्लावर। जिस फ्लावर के पास स्टेमेन होगा वो मेल फ्लावर होगा। This process is done before the flower matures and the ovary is covered with a bag so that it cannot be fertilized by other pollen grain and process is called bagging. तो ये जो प्रोसेस होता है स्टेमेन रिमूवल का, ये फ्लावर के मैच्योर होने से पहले का होता है। अब ओवरी को क्या करते हैं, बैग के साथ एक कवर कर देते हैं, प्लास्टिक बैग से ओवरी को कवर कर देते हैं ताकि वो किसी और पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज ना हो जाए। जब तक हमारा जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है वो प्रिपेयर्ड नहीं हो जाता, तब तक हम लोग ओवरी को क्या करेंगे, कवर करके रखे रहेंगे। इसी ओवरिंग के कवरिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैगिंग। Once ovary is matured, pollen grain from desired male flower is sprinkled on it and is once again covered with bag and this process called re-bagging. जैसे ही ओवरी मैच्योर होता है, हमारा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन तैयार हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ओवरी के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं और स्प्रिंकल करने के बाद एक बार फिर से बैग से कवर कर देते हैं। तो एक बार ऑलरेडी बैग से कवर किया था उसको बैगिंग कहते हैं, जब दोबारा से कवर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, री-बैगिंग। After cross between the male and female flower, seeds will be formed, which will be called as F1 generation. यानी अब जब मेल और फीमेल फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जब सीड बनेंगे तो जो पहली बार जो सीड बनेंगे उसे क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। अब जब F1 जनरेशन के सीड फॉर्म हो गए तो F1 जनरेशन के सीड को आपस में सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा और क्रॉस कराने से जो सीड्स बनेंगे, यानी कि F1 बना, F1 को ही सेल्फ क्रॉस करा दिया, सेल्फ क्रॉस से क्या बनेंगे, जो सीड्स बनेंगे उसे क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसे क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया वो था प्लांट का हाइट, तो एक टॉल वेराइटी हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, ड्वार्फ वेराइटी। तो ये प्योर लाइन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही होमोजाइगस हैं, यहाँ भी कैपिटल टी है, यहाँ भी स्मॉल टी है, तो ये प्योर लाइन टॉल हो जाएगा, ये प्योर लाइन ड्वार्फ हो जाएगा। दोनों के बीच क्रॉस हो गए। ये बताया था कि मियोसिस के टाइम पे क्या होते हैं, गैमीट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो टी से दो गैमीट बनेंगे, यहाँ पे दो कैपिटल टी, यहाँ दो स्मॉल टी, तो कोई जरूरत नहीं उसको बनाने की, एक इससे लिया एक इससे ले लिया। अब दोनों साथ आए, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, जो F1 जनरेशन बनेगा वो सबके सब क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मेंडल टू का होमोजाइगस टॉल और प्योर लाइन पी प्लांट एंड मेटेड इट विद अ ड्वार्फ प्लांट टू प्रोड्यूस सीड। एक होमोजाइगस टॉल या प्योर लाइन लिया, उसको एक ड्वार्फ प्लांट से मेट कराया, पहली जो जनरेशन बनेगी वो क्या होगी, सबकी सब टॉल बन जाएगी। नाउ द F1 जनरेशन सीड्स वर सेल्फ क्रॉस। अब क्या करेंगे, ये जो टी और टी वाला है, ये टी और टी को सेल्फ क्रॉस कर देंगे। तो सेल्फ क्रॉस करेंगे तो दो गैमीट्स बनेंगे, इसके भी दो, इसके भी। अब कोई भी गैमीट किसी से भी फर्टिलाइज जो है वो कर सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो गैमीट है ये इसके साथ भी जा सकता है या फिर इसके साथ भी जा सकता है। इसी तरह ये जो गैमीट है ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है। अब ये इसके साथ वही चीज हो गया। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, गैमीट्स कैसे बनेंगे, तो मेंडल को इस प्रॉब्लम में हेल्प किया एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पनेट। उन्होंने एक डायग्राम दिया पनेट स्क्वायर का,
जिसका कल भी बताया था कि इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गैमीट्स की बहुत ही ईजी हो जाती है। यानी जितने नंबर ऑफ गैमीट्स बने उन्हें क्या करेंगे, लेफ्ट और टॉप ऑफ द कॉलम में लिख लेंगे, यानी जैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब स्क्वायर बना के इनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको लिख लेंगे। टी और टी मिलके क्या बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, टी और स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे तीन के पास, जिनके पास कैपिटल टी होगा वो तीन क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट, और एक जिसके बाद दोनों स्मॉल टी हैं वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव। तो अगर इसका फिनोटिपिक रेशियो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3:1, यानी कि 3 टॉल बने 1 डॉर्फ। जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी 1 बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 बन गए, ये दोनों, ये 1 बना, ये 2 बना, और स्मॉल टी वाला 1 बना। ये F2 जनरेशन में होगा। आफ्टर स्टडी ऑन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मेंडल गेव हिज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि यही फर्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के ऊपर, इसके बाद मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट से ये डाटा निकाला, और हर डाटा में उनको यही समझ में आया कि F1 में सब डोमिनेंट वाले कैरेक्टर आएंगे, F2 में रेसेसिव वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसी बेसिस पे उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जिसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर और जीन। फैक्टर मेंडल के टाइम के लिए यूज करेंगे, जीन क्या है आजकल का लेटेस्ट। तो कैरेक्टर्स हमेशा कौन कंट्रोल करेगा, फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे। फैक्टर ऑकर्स इन पेयर, यानी जब भी जो जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर में ही आते हैं, कभी भी जीन अकेले नहीं आएगा। इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। अगर डिसिमिलर फैक्टर है तो एक फैक्टर जो है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा। जैसे इस केस में क्या है तो स्मॉल टी भी, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, कैपिटल टी वाला। सो इट वॉज क्लियर टू मेंडल दैट इन F1 जनरेशन हाउ ऑल प्लांट्स वर टॉल। अब मेंडल को समझ में आया कि कैसे F1 जनरेशन में सब के सब प्लांट्स जो है वो टॉल निकले। ठीक है, सो बाय दिस मच एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर इज ओवर। इन द upcoming videos I will send you more details of the chapter and we will discuss the laws of Mendel and exceptions to the law of Mendel। ऐसा नहीं था मेंडल ने जो लॉ दिए वो सबके सब एज इट इज सब सही निकले, कुछ एक्सेप्शंस भी उनके लॉ के हुए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बहुत सी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये जो लॉज हैं वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। ठीक है, so kindly prepare the notes of this chapter. This is a request if you follow. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe and continue your studies.